हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज द कंसिस्टेंसी टू पर्पस। सीक्रेट क्या है? बेसिकली कंसिस्टेंसी है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, तो सक्सेस आपके कदम चूमती है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे इंजीनियर्ड एंजाइम्स। इन इंजीनियर्ड एंजाइम से कैसे बायोफ्यूल की प्रोडक्शन को ट्रिगर किया जा रहा है, ये हम पढ़ेंगे। मेंस रिलेटेड हम पढ़ेंगे बायोफ्यूल, पूरा होलिस्टिकली एनालाइज करेंगे डीपली। पीडीएस स्कैम पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। पीडीएस स्कैम हुआ है, तो पीडीएस हमारे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है, इंजीनियर्ड एंजाइम्स could generate biomass optimized for conversion into fuel and other useful product। इंजीनियर्ड बायोमास का मतलब क्या है कि प्लांट में इंजीनियर्ड एंजाइम्स को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से बायोफ्यूल को प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। प्लांट में बायोमास होता है, तो हम उसमें जेनेटिकली हम इंजीनियर्ड हम यूज़ करेंगे ताकि बायोफ्यूल का प्रोडक्शन बहुत आसान से और एफिशिएंट तरीके से हो। प्लांट बायोलॉजिस्ट एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी हैव इंजीनियर्ड एंजाइम्स टू मॉडिफाई ग्रास प्लांट, ठीक है। ग्रास प्लांट को मॉडिफाई किया जाएगा ताकि वो मोर एफिशिएंटली बायोफ्यूल का प्रोडक्शन कर सके। प्लांट बायोमास क्या होती है? एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिलती है, और इसी शुगर को हम यूटिलाइज करेंगे बायोफ्यूल बनाने में, ठीक है। इसमें रिजिड सेल वॉल होती है और एक मटेरियल होता है लिग्निन, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को, ठीक है। ये देखिए, ये जैसे कि लिग्निन हो गया, ये सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल होगी। तो लिग्निन जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ना, उसे थिन कर दिया जाएगा, उसके कंटेंट को वहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। रिड्यूस कर दिया जाएगा तो शुगर का एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ग्रासेस कैन ग्रो इन हार्श इन्वायरमेंट। यहाँ पे रिसर्चर कह रहे हैं कि ग्रास किसी भी इन्वायरमेंट में उग सकती है जहाँ पे उतनी सॉइल नहीं है या जहाँ पे उतना पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, वहाँ पे भी उग सकती है, राइट। इसमें अगर हम कल्टीवेटिंग इंजीनियर्ड कल्टीवेटेड हम इंजीनियर्ड प्लांट्स हम यूज़ करें फ्यूल के प्रोडक्शन में, फिर क्या होगा? फूड क्रॉप्स जो लगती हैं उसको रिड्यूस किया जा सकेगा, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा फूड सिक्योरिटी को। देखते हैं बायोफ्यूल हमारे जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्रकृति ने दिया है, जो प्रकृति निर्मित है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि जो जीवित होता है, ठीक है। जीवित होता है मतलब अगर वो अभी मृत हो भी चुका है तो भी हम उसे बायोमास में यूज़ कर सकते हैं, बस ऑर्गेनिक होना चाहिए। 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में आता है वुड, ड्राई प्लांट मटेरियल, मैन्यूर। लिक्विड में बायो इथेनॉल, बायोडीज़ल, इसमें बहुत मशीन्स वगैरह यूज़ करके काफ़ी प्रोसेस यूज़ करके इसे लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। और गैसेस, बायो गैस भी होती है। दिस कैन बी यूज टू रिप्लेस्ड, हम इससे क्या है, डीजल और पेट्रोल को पूरा का पूरा रिप्लेस कर सकते हैं और उनके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा जो डीजल एंड पेट्रोल का जो यूज़ है वो थोड़ा कम कर सकते हैं।
ये इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हम इसका बायोफ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजल और पेट्रोल, पता ही है कितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन होता है इससे। अगर हम बायोफ्यूल का यूज़ करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस का भी इमिशन कम होगा, और जो चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन रिलीज़ करने वाले थे उसे हम यूज़ कर लेंगे बायोफ्यूल में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही है या होने वाली है उसे हम यूज़ कर रहे हैं बायोफ्यूल में। बायोफ्यूल में यूज़ करेंगे, डीजल एंड पेट्रोल में हम रिड्यूस करेंगे या उसे पूरा का पूरा अवॉइड कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ द मेन रीजंस फॉर शिफ्टिंग टू बायोफ्यूल, वही ऑयल के प्राइजेस बहुत हाई हो रहे हैं, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज होती है फॉसिल फ्यूल से, और ये एक इंटरेस्ट भी है कि हम एग्रीकल्चरल क्रॉप से हम बायोफ्यूल बनाएंगे और बेनिफिट देंगे फार्मर्स को। इसमें 3-4 जनरेशन्स में बायोफ्यूल का एवोल्यूशन होता रहा है। ठीक है, पहली जनरेशन में क्या है, इसमें फूड सोर्सेज को यूज़ किया जाएगा, शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट। ठीक है, जो फूड का सोर्स है उससे यूज़ किया जाएगा। बट फूड के सोर्स को यूज़ करने से क्या होगा, फूड सिक्योरिटी हैम्पर होगी। इससे क्या बनता है, बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायो ईथर्स एंड बायो गैस। इससे फूड प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि फूड जो खाने के लिए यूज़ होता था उस मटेरियल को हम यूज़ करेंगे अगर बायोफ्यूल बनाने में, तो स्कैरसिटी हो जाएगी फूड की, ग्रेन्स की स्कैरसिटी होगी, तो अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगे, इन्फ्लेशन लेके आएगा ये फूड के प्राइसेस में, और हंगर भी क्रिएट करेगा। सेकेंड जनरेशन फ्यूल का भी एक ऑल्टरनेटिव देखा गया। ठीक है, कि हम फर्स्ट जनरेशन से हट के हम कुछ नया करें ताकि फूड सिक्योरिटी हैम्पर ना हो, तो डेवलप किया गया सेकेंड जनरेशन फ्यूल। इसमें देखा जाता है कि नॉन फूड क्रॉप्स को यूज़ किया जाएगा जो अब वेस्ट हैं, जो अब ईडेबल नहीं है, जैसे कि स्टेम, हस्क, वुड चिप्स, फ्रूट की स्किन हो गई, छिलके वगैरह, इन सब से बायोफ्यूल बनाया जाएगा। क्या क्या बनता है इससे, सेलुलोज, एथेनॉल एंड बायोडीजल। बायोडीजल कितना इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये, राइट। इससे फूड इकोनॉमी तो इफ़ेक्ट नहीं होगी, बट ये थोड़ा क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस है बनाने का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, फिर सोचा गया कि थर्ड जनरेशन की अब इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। यहाँ पे देखा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, हम उससे प्रोड्यूस करेंगे। उससे क्या प्रोड्यूस होगा, बुटानॉल। फोर्थ जनरेशन में देखा गया जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है, वही अभी जो न्यूज़ ऊपर डिस्कस हुई है वो फोर्थ जनरेशन है। इसमें अनमाइनेबल कोल सीम्स होते हैं ना, इसमें ये वाले भी यूज़ किए जाते हैं। बायो इथेनॉल क्या होती है, अब अलग अलग प्रकार से हम बायो फ्यूल को यूज़ करते हैं, उसके भी कुछ टाइप्स हैं। बायो इथेनॉल पहले बात करते हैं, ये कॉर्न एंड शुगर केन से बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ होता है। ये वाले फैक्ट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाता है कि 1 लीटर ऑफ एथेनॉल ना 2/3 ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय अ लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, यानी कि जितनी एनर्जी पेट्रोल दे रहा है उसकी 2/3 एनर्जी मिलती है किससे, एथेनॉल से। जब मिक्स किया जाता है पेट्रोल के साथ तो लोअर करेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन को, सल्फर ऑक्साइड के एमिशन को कम करेगा। नेक्स्ट है बायोडीज़ल, ये वेजिटेबल ऑयल्स जैसे कि सोयाबीन, पाम ऑयल, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल या एनिमल फैट से बनाया जाता है। इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस का यूज़ होता है जिसे कहते हैं ट्रांसस्टेरिफिकेशन। इट प्रोड्यूसेस वेरी लेस और नो अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। ठीक है, तो बायोडीज़ल पे ही ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा ऑप्शंस देखे जा रहे हैं बायोडीज़ल से, कि हम बायोडीज़ल्स की एप्लीकेशंस जो होती हैं कि हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, वो देखा जा रहा है। नेक्स्ट इज़ बायोगैस, इसमें एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन होता है। एनॉर्बिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन,
इसमें विदाउट ऑक्सीजन होती है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, जैसे कि सीवेज फ्रॉम एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये हीटिंग के लिए और बिजली के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है बायोगैस। बायोबूटानॉल, एनर्जी कंटेंट इसमें हाईएस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसोलीन ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये थोड़े बहुत बस फैक्ट है, मेंस में उतना नहीं आएगा, बट अगर मेंस में टाइप्स पूछ लिए जाएंगे तो आपको ये थोड़ा बहुत लिख देना है। ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और परफ्यूम्स में बेस यूज़ किया जाता है। बायोहाइड्रोजन, ये बिल्कुल बायोगैस की तरह होती है। इसमें पैरोलिसिस, गैसिफिकेशन, बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन जैसे प्रोसेस यूज़ होते हैं। ये एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, फॉसिल फ्यूल को हम पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं बायोहाइड्रोजन से। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। रिन्यूएबल है सबसे पहले तो, बायोमास से बन रहा है। बायोमास क्या होता है, बनता है और वो यूज़ होता है, बनता है, बिगड़ता है, यूज़ होता है, राइट, ऐसे करके तो एक रिन्यूएबल सोर्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वो पेट्रोल है तो कुछ बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसे बनने में, हज़ारों साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि स्कैर्स हो जाएगा ये कभी। नो, इसकी प्रोडक्शन होती रहेगी जब तक लाइफ है, जब तक वो धरती पे जीवन है। सोर्स मटेरियल जैसे कि क्रॉप का वेस्ट हो गया, मैन्योर, अदर बायो प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा सकता है, तभी ये रिन्यूएबल भी है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कोई कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिलीज़ नहीं करता है जितना फॉसिल फ्यूल करते हैं। सॉलिड वेस्ट होता है ना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ये मैनेज कर पाएगा, क्योंकि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हम डाइवर्ट कर देंगे बायोफ्यूल बनाने में। ठीक है, तो वेस्ट को मैनेज करना भी इसका काम एक है। सिक्योरिटी, बायोफ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड लोकली, तो ये हमारी डिपेंडेंस कम करेगा अदर कंट्रीज़ पे। ठीक है, जैसे कि हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ पे अभी डिपेंडेंट हैं। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ अभी वहाँ पे बहुत मतलब वहाँ की अभी सिचुएशन भी ठीक नहीं है। ठीक है, कतर ने अभी 8 इंडियंस को बोला है कि वहाँ पे डेथ सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, तो अभी उनसे भी हमारे रिलेशंस कुछ खट्टे हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमें अपनी ही कंट्री में एनर्जी को बिल्कुल आत्मनिर्भरता इसमें दिखानी है कि हम आत्मनिर्भर हैं। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, राइट, इंपोर्ट को रिड्यूस भी करना है एंड सब्स्टिट्यूट भी करना है। इकोनॉमिक स्टिमुलेशन, आप बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए क्या होगा, डिमांड होगी बायोफ्यूल क्रॉप्स के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इसमें न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी रूरल एरियाज़ में। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें सारी चीज़ अच्छी ही अच्छी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको बहुत ही सतर्क होकर हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। एफिशिएंसी क्या है, ये फॉसिल फ्यूल थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देता है। 1 गैलन ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू 1 गैलन ऑफ गैसोलीन, फॉसिल फ्यूल। इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है, स्पेशली इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, या फिर हम अगर हम कभी मतलब बायोगैस वगैरह प्लांट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके इंस्टॉल होने में, असेंबल होने में टाइम लगता है, कॉस्ट भी लगती है। लैंड चाहिए बायो क्रॉप को, फ्यूल के लिए जो सुइटेबल क्रॉप्स हैं उन्हें उगाने के लिए क्या चाहिए, लैंड की ज़रूरत चाहिए, लैंड की ज़रूरत है। फूड शॉर्टेज, अगर हम वैल्यूएबल क्रॉप लैंड को हम डाइवर्ट कर देंगे फ्यूल क्रॉप्स के लिए, बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, वही जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था। वाटर यूज़, मैसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए इरिगेट करने के लिए, सिंचाई देने के लिए बायोफ्यूल क्रॉप्स को। ठीक है, ये वाली क्रॉप्स ऐसी तो है नहीं कि बिना सिंचाई विचाई के हो जाएंगी, प्रॉपर केयर एंड इरिगेशन चाहिए ही। ठीक है, तो वाटर का यूज़ भी इसमें ज़्यादा लगेगा। कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बायोफ्यूल के रिगार्डिंग, देखते हैं। इनिशिएटिव्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें 2G एथेनॉल को डेवलप किया गया और ऑयल कंट्रीज़ को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ डील कर रही हैं किससे, ऑयल से।
अगर 2G एथेनॉल को हम डेवलप करके कंपनीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो क्या करेंगी, 2G एथेनॉल से फ्यूल के ऑप्शंस देखेंगी। ठीक है, डेवलप किया गया है इंडिजीनियस सेलुलोलाइटिक एंजाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल। माइक्रो एल्गी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है सीवेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी से। ठीक है, कि माइक्रो एल्गी कैसे यूज़ हो सकती है बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में। मिशन इनोवेशन एंड बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म, ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 में, इसमें उन्होंने क्या बोला कि बूस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन 2G एथेनॉल। ये वाले सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GS पेपर 3 के लिए, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। 2030 की बजाय पहले हमने क्या बोला था कि 2030 तक हम 20% एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में। अब हम 25 to 26 तक ही करना चाहते हैं, ये भी सरकार ने कहा है। गोबर गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। इसका मकसद क्या था, कैटल डंग को कन्वर्ट करके, जो सॉलिड वेस्ट होता है विलेजेस में, उसे कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, बायोगैस और बायो CNG प्रोड्यूस करेंगे। ये लॉन्च किया गया था अंडर स्वच्छ भारत मिशन। अब FSSAI क्या कह रही है कि जो यूज्ड वेजिटेबल ऑयल है ना, जैसे कि यूज्ड कुकिंग ऑयल है, उसे यूज़ किया जाए बायोफ्यूल की प्रोडक्शन में, क्योंकि जो एक बार तेल यूज़ हो चुका है खाने बनाने में, अगर हम उसे दोबारा से यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। अगर खाने के लिए उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा। उस वेस्ट को यहाँ पे बायोडीज़ल बनाने की बात कही जा रही है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, यहाँ पे बायोफ्यूल, बेसिक बायोफ्यूल्स डिसाइड किए गए। एडवांस्ड बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, यहाँ पे बोला गया कि थर्ड जनरेशन से ये बनेगा, फोर्थ जनरेशन से ये बनेगा। इसमें रॉ मटेरियल को एक्सपैंड कर दिया गया, जैसे कि शुगर बीट, स्वीट, ये सब याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये वाला प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि कौन कौन सी इसमें से क्रॉप्स यूज़ होती हैं बायोडीज़ल के प्रोडक्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फूड ग्रेन्स। डैमेज्ड फूड ग्रेन्स आया था ऑप्शन, राइट। डैमेज्ड फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट, ब्रोकन राइस, रोटन पोटैटोज, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक कॉर्न एंड कसावा। ठीक है, ये थोड़ी बहुत फैक्ट ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बायोफ्यूल एक चलन में रहने वाला टॉपिक है। ठीक है, आप इससे इंटरव्यू में ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी अप्रूव करती है कि इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल के साथ। ठीक है, इस कमेटी की अप्रूवल चाहिए होती है। इस पॉलिसी में क्या 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 कहा गया कि जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है बायोडीज़ल के लिए, उसे एनकरेज करेंगे, उसे स्ट्रेंथन, उसे रेजिलेंट बनाएंगे। वे फॉरवर्ड क्या है कि एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट में तो बहुत हेल्प कर सकती हैं बायोफ्यूल इन द फॉर्म ऑफ न्यू कैश क्रॉप्स। ये भी हमें मतलब फार्मर्स को इंसेंटिव्स देने चाहिए कि आप ये भी क्रॉप्स उगाइए। प्रॉपरली डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड बायोफ्यूल सॉल्यूशन, बट हाँ, हमें ये याद रखना है कि वो फूड सिक्योरिटी पे नुकसान ना कर जाए। फूड सिक्योरिटी उससे हैम्पर नहीं होनी चाहिए। अभी ही हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इतना सारा है इंडिया में। ठीक है, अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 रैंक आई है। इसे सीरियस कैटेगरी में डाला गया है इंडिया को। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम नेचर को ठीक करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट करने के लिए अगर हम सॉल्यूशंस ले भी रहे हैं तो उससे आम जनता को या जो गरीब लोग हैं उन्हें फ़र्क ना पड़े। कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए। जो NGOs हो गई, इन सब का भी पार्टिसिपेशन चाहिए, सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, PM ई-बस सेवा टेंडर्स फॉर 3000 इलेक्ट्रिक बसेस फॉर स्मॉल सिटीज सोन।
ई बस सेवा स्कीम के अंडर क्या है कि 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस दी जाएंगी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए 169 एलिजिबल सिटीज़ को। 169 में वो सिटीज़ को, उन सिटीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया गया है जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक बसेस की सुविधा नहीं है, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। ये पीपीपी मेथड से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेथड से प्रोक्योर किया जाएगा और यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें पर किलोमीटर से पेमेंट दी जाएगी। Would also help cities with creating depots and public and power infrastructure। ठीक है, ई बस सेवा ये इलेक्ट्रिक बस सेवा है जो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है एंड अर्बन मोबिलिटी के लिए भी अच्छा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात। नेक्स्ट, एक पीडीएस स्कैम हुआ है बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे एक तृणमूल कांग्रेस के एक मलिक है जिन्होंने क्या किया, राशन को डाइवर्ट कर वो मतलब करते थे और प्रॉफिट लेते थे, उससे बांट लेते थे ये लोग 20-80 के रेशियो में यहाँ पे। ठीक है, 20-80 का रेशियो बढ़ जाता था सप्लायर्स के बीच में, मिल ओनर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में और मलिक के ऑफिस में। ठीक है, यानी कि कितने सारे गरीबों का इन्होंने राशन हड़प लिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे पढ़ते हैं क्योंकि अब ये कुछ दिन न्यूज़ में रहने वाला है। ठीक है, एक बड़ा स्कैम है, ये न्यूज़ में रहेगा, इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने मेंस में। जब क्वेश्चन आता है तो समझ नहीं आता कि ये कहाँ से पूछा गया होगा, बट वो चीज़ें करंट में रहती हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। मिनिस्ट्री कौन सी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फूड ग्रेन्स को एट अफोर्डेबल प्राइजेस। इसमें APL BPL करके ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, ऐसे करके राशन को अफोर्डेबल प्राइजेस में दिया जाएगा। PDS में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत सबसे पहले फार्मर्स से जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज होता है, उनसे लेते हैं। ठीक है, किसानों से पहले लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं स्टॉक में, बफर स्टॉक में, गोडाउंस में, स्टॉक में करवाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन है, बेनिफिशरीज़ तक पहुंचना चाहिए बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ ऐड करना चाहती है तो वो लोग अपनी तरफ से कर देते हैं। PDS राशन, PDS के तहत क्या है, चावल, गेहूँ, शुगर और मिट्टी का तेल, केरोसिन यूज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। पर कुछ स्टेट्स ने क्या किया, अपनी भी तरफ से इनोवेशन एंड इनिशिएटिव्स ये लोग लेके आए। इन्होंने क्या कहा, हम पल्सेस, ऑयल सीड्स, ठीक है, एडिबल ऑयल, सॉल्ट हम देंगे, स्पाइसेस देंगे। ठीक है, अब नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 जो सितंबर 2013 में लॉन्च किया गया था ये एक्ट, इसने क्या किया कि हम लीगल एंटाइटलमेंट्स देंगे पुअर हाउस होल्ड को फूड ग्रेन्स का। ठीक है, हम फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और राइट टू फूड एक जस्टिशिएबल राइट बनाएंगे अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू फूड वहाँ पे लिखा है आर्टिकल 21 में, वही। अब यहाँ पे अगर ये गरीबों का पैसा, गरीबों का जो राशन है वो खा रहे हैं, ठीक है, तो हंगर जैसी प्रॉब्लम को ये और डीप करता है। ठीक है, डीपन करता है और ठीक है, तो ये स्कैम्स वगैरह का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सेंटर क्या करती है, प्रोक्योर करती है, फार्मर्स से उनके फूड ग्रेन्स लेती है और स्टेट बियर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करने की। इश्यूज़ क्या क्या रिलेटेड हैं, सबसे पहले तो वही जो न्यूज़ में है, स्कैम बहुत होते हैं। ठीक है, घोटाला होता है, PDS राशन का घोटाला कर देते हैं वो लोग। ब्लैक मार्केटिंग होती है, FPS ओनर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लीकेज होते हैं, कभी कभी तो पब्लिक ऑफिशियल्स भी मिले होते हैं इसमें। तो ये सब सोशल ऑडिट होना यहाँ पे ज़रूरी है। इश्यूज़ ऑफ प्रोक्योरमेंट, अब ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है, जब तक स्टॉक पूरा फिल ना हो जाए, सॉरी, इवन इफ द बफर स्टॉक इज़ फिल्ड,
उसके बाद भी प्रोक्योर करते रहते हैं, तो ना मार्केट में ग्रेन्स की कमी हो जाती है, क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं वो सरकार को ही बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि सरकार एक मिनिमम एक फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस दे रहा है। इश्यूज़ विद द स्टोरेज क्या कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ऑडिट किया है। उन्होंने कहा है कि ये सीरियस शॉर्टफॉल है कि गवर्नमेंट के पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। रॉटिंग फूड ग्रेन्स, कभी कभी एडुकेट कवर्ड स्टोरेज नहीं रहती, चूहे खा लेते हैं, चूहों से भरा वो गोडाउन रहता है। ठीक है, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या हो रहा है, फार्मर्स को क्या प्रोक्योर किया जा रहा है, राइस एंड वीट। राइस एंड वीट मतलब सिर्फ इस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादातर एरियाज़ में इस चीज़ की प्रोडक्शन अब अभी भी ज़्यादा ही हो रही है। तो हमें क्या करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करना है। यहाँ पे अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। राइस में आपको पता ही है कितना सारा पानी लगता है, अराउंड 3000 ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर लगता है 1 किलो चावल उगाने में। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, सॉइल उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि फर्टिलाइज़र से सॉइल को भर दिया गया है। ठीक है, ओवर यूज़ होता है फर्टिलाइज़र का। ठीक है, वाटर टेबल डाउन चली जाती है, 33 सेंटीमीटर चली गई है ड्यूरिंग 2002 टू 8। ठीक है, पीडीएस रिफॉर्म क्या है, कुछ रिफॉर्म्स लाई गए हैं। ये वाला सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया था मेंस में एक बार। रोल ऑफ आधार क्या है, यहाँ पे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर को रोकने का इसका मकसद है कि आधार बेस्ड अगर हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो लोग इससे छूटेंगे नहीं। टेक्नोलॉजी को लगाया जाएगा। वधवा कमेटी ने जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई थी, इन्होंने पाया है कि कुछ स्टेट्स क्या कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। तमिलनाडु ने यूनिवर्सल पीडीएस कर दिया है कि हर एक हाउस होल्ड को, हर एक घर को राशन मिलेगा, चाहे वो एपीएल हो, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो। छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश क्या कर रहे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग कर रहे हैं डिलीवरी की। एसएमएस वगैरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो डिजिटाइजेशन, राशन कार्ड, ये सब ना घोस्ट बेनिफिशरीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। घोस्ट बेनिफिशरीज़ कि वो एंटाइटल भी नहीं है इस चीज़ के लिए, बेनिफिट वो इतने समर्थ हैं कि वो खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। तो पीडीएस इज़ बेसिकली फॉर पुअर पीपल, जो लोग अपना राशन, जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं मार्केट से, उनके लिए है। ऐसे में वो घोस्ट बेनिफिशियरी आ जाते हैं। घोस्ट बेनिफिशियरी मतलब कि वो दिखते नहीं हैं, ऐसे पुअर नहीं दिखते हैं, मतलब ऐसे बेनिफिशियरी दिखते नहीं हैं, पर फिर भी वो बेनिफिट लेते हैं। वे फॉरवर्ड हमें देखना है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन। यस, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, मोर कॉशन एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए अगर हमें, क्योंकि कुछ स्टेट्स ये भी कह रहे हैं ना कि आप सब्सिडाइज्ड जो पीडीएस सप्लाई है उसे आप रिप्लेस कर दीजिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा मतलब कैश ट्रांसफ़र होगा। कैश ट्रांसफ़र होगा तो वो फूड के बजाय वो किसी और चीज़ में भी डाइवर्ट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ध्यान से, सतर्कता से चलने की बात यहाँ पे कही जा रही है इकोनॉमिक सर्वे 2016 टू 17 में। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग चाहिए हमें इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ की, सोशल ऑडिट चाहिए, एनजीओज़ का पार्टिसिपेशन चाहिए, तो कि वो कड़ी नज़र रखे इन सारे स्कैम्स पे और उसे एक्सपोज करें। पब्लिक ऑफिशियल्स पे नज़र रखे। विसल ब्लोअर चाहिए ताकि जो पब्लिक ऑफिशियल पीडीएस राशन को डाइवर्ट कर रहा है वो धरा पकड़ा जाए। बायो फोर्टिफाइड फूड चाहिए, क्योंकि जो मैल न्यूट्रिशन यहाँ पे है ना कि पेट सिर्फ मतलब खाना हम खा रहे हैं सिर्फ पेट भरने के लिए, न्यूट्रिशन की कमी है इंडिया में। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन में भी इंडिया बहुत आगे है। ठीक है, उसे भी ठीक करने के लिए हमें बायो फोर्टिफाइड फूड चाहिए, जिसमें वाइटामिन हो गए, कुछ स्पेशल मतलब वाइटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सबको ऐड किया जाएगा
आर्टिफिशियली इन सबको ऐड किया जाएगा और ग्रेन्स को ग्रो करके हार्वेस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आपने एक चीज़ पकड़ी, आपने सिर्फ स्कैम पढ़ के उसे छोड़ नहीं दिया, आप वो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं, ये चीज़ देखनी है। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। इंग्लिश एंड हिंदी में जो PDF मैं देती हूँ डेली वो मिल जाएगी आज टेलीग्राम चैनल पे, मैं शेयर कर दूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो प्रीलिम्स के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अब मंडे को, क्योंकि आज है सैटरडे और संडे को रिवीजन डे होता है। जितना भी मैंने पूरे वीक में पढ़ाया है वो कल आप रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, ताकि आप ऐसा ना हो कि पढ़ गए और भूल गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको रिवाइज भी करते चलना है साथ साथ। तो मिलते हैं मंडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।